नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी अप पर। इस चैनल के ऊपर भविष्य में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्टों की तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ साथ जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स भी कंप्लीट किए जा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, जहां पर आप NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की समरी भी देख सकते हैं और करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में आज हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में टॉपिक नंबर 3 शुरू करते हैं। और टॉपिक नंबर 3 है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के बारे में। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आप लोगों ने पहले से ही सुन रखा होगा कि अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसे भारत सरकार ने संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया है। कौन सा क्षेत्र? संवेदनशील क्षेत्र। अब आप सोचेंगे कि आखिर संवेदनशील क्षेत्र इस चंपारण्य को क्यों घोषित कर दिया, या संवेदनशील क्षेत्र होने का मतलब क्या होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि संवेदनशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1986 वो अधिनियम ये कहता है कि हम जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मतलब कि जब मन में आए, किसी के भी मन में आया कि भैया इस क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें एक अधिनियम बनाया गया। अधिनियम कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1986। और उस 86 से ही हम किसी क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करेंगे। अब जब संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। तो पहला कि अब उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, जो जानवरों को नुकसान पहुंचाए। ऐसे कोई भी काम उस क्षेत्र में नहीं किए जाएंगे। तो अब आपकी बात समझ में आ गई कि संवेदनशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो अगर देखें हम, तो जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इसे हम लोग घड़ियालों का घर भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैंने एक टॉपिक, जब हमने मध्य प्रदेश के बारे में बताया था तो आपको एक बात बताई थी कि मध्य प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश टाइगर के, अगर नंबर ऑफ टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। इस समय जो टाइगर्स है मध्य प्रदेश में 526 हैं। तो टाइगर की लिस्ट में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है ही है। इसके साथ साथ घड़ियालों का घर भी माना जाता है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उस सीमा के बीच ही स्थित है। अभी आपको आगे बताऊंगा मैं कि चंबल की पोजीशन क्या है, चंबल नदी बहती कैसे है, उसके बाएं से कौन सी नदी आती है, उसके दाहिने से कौन सी नदी आती है। आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए, आपको ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, हमने चंबल अभयारण्य को घड़ियालों का घर भी कहा। ठीक है, और ये जो चंबल अभयारण्य है किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, और इसे हमने 1979 में क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय घोषित किया था। ठीक है, क्लियर। 1979 में इसे राष्ट्रीय घोषित किया था। और नंबर ऑफ घड़ियाल कितने हैं? 1876। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि चंबल अभयारण्य की, ठीक है, और चंबल की जब बात कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? बाबुल सुप्रियो। ये हमारे कौन है? पर्यावरण एवं जल परिवर्तन राज्य मंत्री। ठीक, उसके साथ साथ जो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, और 2020 की थीम क्या थी? पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना है, ये थीम है हमारी। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो विश्व वन्य जीव दिवस हम लोग 3 मार्च को मनाते हैं, ये ऐसे ही हमने नहीं बनाना शुरू कर दिया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अपना सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, 17 उसके सतत विकास लक्ष्य हैं। SDG जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो जो 14वां विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य है, ठीक है, उस लक्ष्य को ये पूरा करता है कौन? विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, और उस लक्ष्य में क्या बात कही गई थी ये भी देख लीजिए। लक्ष्य में कहा गया था कि समुद्र के नीचे जो जीवन है उस पर भी ध्यान देना है। मतलब कि समुद्र के नीचे केवल ये नहीं कि ऊपर ऊपर धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, जो पर्यावरण दिख रहा है उसी को हमें बचाना है। नहीं, हमें समुद्र के नीचे का भी जो क्षेत्र है, जो जीव जंतु, उसे भी बचाना है। और इसीलिए हम लोगों ने विश्व वन्य जीव दिवस मनाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य आपको क्षेत्रफल कितना है? 435 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 435 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसके लगभग 2 किलोमीटर का एरिया जो चित्र में आप देख रहे होंगे, ये जो एरिया है, ठीक है, ये सब इसको क्या कर दिया है? संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब देखिए मध्य प्रदेश के कितने जिले में है ये? तो भैया पहला जिला है श्योपुर, मुरैना और भिंड। कौन कौन? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में ये कौन है? चंबल अभयारण्य स्थित है। मध्य प्रदेश की बात आई तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अच्छा, एक सदनी वहाँ की व्यवस्था है, एक सदनी वहाँ की व्यवस्था है। और लोकसभा सीट वहाँ पर कितनी है? 29। लोकसभा सीट कितनी है? 29। राज्यसभा सीट 11 रुपया दान दिया गया मध्य प्रदेश को। याद करने के लिए मैंने बताया ये तरीका। ठीक है, 11 रुपया दान करना है किसको? मध्य प्रदेश को। तो इसका मतलब राज्यसभा की सीट कितनी? 11। और लोकसभा की सीट कितनी? 29। ठीक है, और विधानसभा की सीट देख लेते हैं। तो विधानसभा की सीट कितनी है? 230। देखिए 2 फिर 3 फिर 0। ठीक है, तो 230 क्या है? विधानसभा की सीट है मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपको चंबल के बारे में कुछ पता चला, मध्य प्रदेश के बारे में कुछ मालूम है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं को हम लोग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की योजना की बात करें तो एक योजना आई थी किसानों से संबंधित, जिसका नाम था जय किसान ऋण माफी योजना। ठीक है, उसके बाद दूसरी योजना क्या आई थी? सीएम प्याज प्रोत्साहन योजना। तीसरी योजना FIR आपके द्वार। लॉकडाउन के पीरियड में योजना आई थी, FIR आपके द्वार, पुलिस आपके घर आएगी और FIR लिखेगी, ऐसी कुछ व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी मध्य प्रदेश की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद क्या आता है? देखिए मध्य प्रदेश की कुछ उपलब्धियां भी हैं, मतलब मध्य प्रदेश ने कुछ अचीव किया है। क्या उपलब्धि किया भैया? देखिए वो देश का पहला राज्य बन गया। अब किस चीज़ में देश का पहला राज्य बना? तो पहला कि वो समुदाय के आधार पे पोषण की व्यवस्था करेगा। किसके आधार पे? समुदाय के आधार पर वो पोषण की व्यवस्था करेगा, तो इसमें पहला राज्य बन गया। दूसरा क्या है? वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करेगा। अब सोचेंगे कि यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसी तरीके से यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। ठीक है, तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बन गया? मध्य प्रदेश। अब इस कार्ड में होगा क्या? तो आपका नाम, पता, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, फोटो, ये सब लिखी होगी। ठीक है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है ड्राइविंग लाइसेंस की, वो भी लिखा होगा। अब पूरे देश में एक जैसा वो होगा कार्ड। उसमें चिप भी लगा होगा, सबसे बड़ी बात, उस कार्ड में क्या होगा? चिप भी लगा होगा जिसमें आपका सारा डाटा बना होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है QR कोड भी लगा होगा। क्लियर? और उस ड्राइविंग लाइसेंस में ये भी लिखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर आप जा सकते हैं, ये सब चीज़ें भी उस कार्ड में लिखी गई होंगी। ठीक, तो याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रथम ई कचरा क्लिनिक भी किसने खोला है? मध्य प्रदेश ने ही खोला है प्रथम ई कचरा क्लिनिक। ठीक, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश की कुछ उपलब्धियां भी हो गई। बहुत जरूरी है, यही सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब आइए कुछ चंबल के बारे में बात करते हैं हम लोग। ग्रंथ में, जो ग्रंथ हमारे यहाँ हैं उन ग्रंथों में चंबल को क्या बोला गया है? चरमन पावती। कौन सी नदी क्या बोला गया है? चरमन पावती बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया? चरमन पावती। मध्य प्रदेश में जो चंबल है, चंबल नदी को चरमन पावती बोला गया। ठीक है, जो चंबल है वो क्या है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना की क्या मानी जाती है? सहायक नदी। यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए आपको मैंने एक रफ स्केच मैप बनाया है, इसको भी देखते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला था कि चंबल जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की बाउंड्री को टच करती है। तो देखिए ये मध्य प्रदेश की एक जगह है जानापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश में एक जगह है मऊ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मऊ में जो विंध्य पर्वत का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत में ही एक पहाड़ी है, कौन सी? जानापाव। इस जानापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है चंबल। निकलने के बाद राजस्थान के कोटा को टच करते हुए इटावा में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में आती है। जैसे उत्तर प्रदेश के इटावा में आए उधर से यमुना नदी आ रही होती है इधर से, और ये मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो इटावा में मुलाकात होती है चंबल नदी की, किससे? यमुना नदी से मुलाकात होती है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है भैया। आगे जो है ये होता है
कि अब हम ये देख लेते हैं कि चंबल से आखिर कौन कौन सी नदियाँ बाएं की तरफ से मिलती हैं और कौन कौन सी दाएं की तरफ से मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए चंबल से दक्षिण की तरफ बात करें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल की, तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारी क्षिप्रा नदी आती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी आकर मिलती है ऐसे इसमें। फिर काली सिंध नदी आती है, काली सिंध नदी आती है चंबल में मिलती है। फिर पार्वती नदी आती है चंबल में मिलती है। ठीक, फिर कूनो नदी आती है और चंबल में मिलती है। 4 नदियाँ इस साइड से मिलती हैं। कौन कौन, एक बार फिर से भी बोल देता हूँ, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और कूनो नदी। क्लियर। उसके बाद क्षिप्रा नदी के बारे में एक बात जान लीजिए, उज्जैन जो क्षेत्र है वो यहीं पर स्थित है। ठीक, अब देखिए बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी मिल रही है, तो चंबल में बाएं तरफ से कौन मिलती है, बनास नदी और मेज नदी ये मिलती हैं। ठीक है, और चंबल नदी जो है सबसे बड़ी बात देख रहे हैं मैंने क्या चित्र कैसे बनाया, रफली चित्र उत्तर दिशा की तरफ जा रही है। मतलब मध्य प्रदेश देखिए, अगर आप पीछे चित्र में देखेंगे तो मध्य प्रदेश कहाँ दिख रहा था, रफली नीचे की तरफ, उत्तर प्रदेश ऊपर की तरफ। तो ऐसे चलती है, किस तरीके से, ऐसे चलती है नदी, ऐसे चलती है उत्तर में। ठीक, 960 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है चंबल नदी का। 370 किलोमीटर जो राजस्थान में बहती है, बाकी मध्य प्रदेश और यूपी में बहती है। इसी चंबल नदी पर कुछ बैराज, कुछ बांध भी बने हैं, तो उस बांध को देख लेते हैं हम लोग। पहला बांध कौन सा, हमारा गांधी सागर बांध बना हुआ है, इसी पर राणा प्रताप सागर बना हुआ है, जवाहर सागर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज। अब देखिए तीनों नाम कैसे हैं, ये तो गांधी जी के नाम पर है, ये राणा प्रताप के नाम पर है और ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। सोचिए, तो मतलब चंबल नदी जब भी आए, चंबल नदी का आपके दिमाग में, जैसे आपके दिमाग में चंबल नदी क्लिक किया तुरंत आपके दिमाग में 3 नाम आ जाना चाहिए। कौन कौन सा, गांधी नाम आना चाहिए, फिर आपका राणा प्रताप जी का नाम आना चाहिए, फिर जवाहर जी का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर ये सब चंबल नदी पर बने हुए बांध है। और एक और बांध कौन सा याद कर लीजिए, कोटा बैराज, ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध। ठीक है, चलिए और क्या है, रही चीज़ कि यूपी में इटावा जिले के पास ये कहाँ मिलती है, मुरादगंज के पास यमुना में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर आप मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ऐसे एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको डेली दिए जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।